चलो, अब आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने एरर एनालिसिस शुरू किया था और उसमें थोड़ी सी चीज बची हुई है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करना होता है तो उससे एसोसिएटेड कई छोटी छोटी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। पहले उनका मेजरमेंट करते हैं और उनका हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हम रिजल्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपके एरर्स आपस में कंबाइंड होते हैं। जैसे मान लो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल तो उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। अब मान लो कि मास पार्टिकल का गिवन है, वो मेजरमेंट नहीं करना है आपको, अगर उसकी वेलोसिटी मेजर करनी है और उसका रेडियस ऑर्बिट का मेजर करना है और कहा जा रहा है कि भाई इन दोनों मेजरमेंट में कहीं ना कहीं कुछ एरर आ गया। ठीक, तो अब ये एम वी और आर आपस में एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में है, तो आपके एरर्स भी क्या होंगे, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे। तो इस तरीके से आपके एरर्स का कॉम्बिनेशन हमें देखना है अब। ठीक, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, और उस ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेटा ये ए फिजिकल क्वांटिटी की टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और लिखने का तरीका इसको होता है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। जबकि ए ये वाली वैल्यू बेटा इसकी मीन वैल्यू है और प्लस माइनस डेल्टा ए ये इसमें इसका एरर है। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। सेम उसी तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी बी है, उसका जब मेजरमेंट किया तो रिजल्ट आया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए और बी में आपके कुछ एरर इस तरह से आ गए। आप सी भी ले सकते हो, डी भी ले सकते हो, आप जैसा चाहो ऐसा काम कर सकते हो। अब हमारे पास एक फंक्शन है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जेड जो ए और बी के एडिशन से मिलके बन रही है। ए और बी को ऐड करने पर हमें जेड मिल रहा है। तो अब बेटा अगर जेड में हम एरर की बात करें और जेड में इसकी वैल्यू की बात करें तो कैसे लिख सकते हैं? जेड को हम जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बोल सकते हैं क्या? हम मान भी लेते हैं कि एक और हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जेड, इसको लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। डेल्टा जेड क्या है? जेड में होने वाला एरर। अब देखो जेड को हमने जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड लिख लिया। बेटा ये जेड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेड इसकी मेजरमेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसमें उसके एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, इधर जो वैल्यूज मैंने लिखी है ये इसकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये। ठीक है, अब आप बताओ ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हमने ऐसे कर लिया। अब थोड़ा इसको देखो क्या हो जाएगा। अगर हम a प्लस बी ऐसे लिख लें और यहां पर हम प्लस माइनस ऐसे कर दें डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना कि जो ये z है ये तो a प्लस बी के बराबर है, तो ये a प्लस बी आपका उस z से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये मेजरमेंट की वैल्यू है और ये ए और बी भी आपके ए और बी के मेजरमेंट की वैल्यू है। जेड इक्वल टू ए प्लस बी कहा गया है तो ये मेजर्ड वैल्यू इस मेजर्ड वैल्यू से कैंसिल। प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर इसको भी हटा दो तो डेल्टा जेड इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब अगर हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को एडिशन से मतलब पाया है, एक फिजिकल क्वांटिटी जेड जो दो फिजिकल क्वांटिटीज के मतलब दो के मेजरमेंट के एडिशन से मिली है,
तो उस केस में जेड में जो होने वाला एरर है वो ए का एरर प्लस बी के एरर के एडिशन से मिलेगा। मतलब आपके एरर्स हमेशा क्या हुए, ऐड हुए यहां पे। तो समझ में आ गई बात बेटा। ये पहली चीज तो हमने जब दो को ऐड किया तब क्या आया, ठीक। सेम उसी तरह से दूसरी चीज कि अगर हमने माना कि z इक्वल टू ये a माइनस बी है, तो इस z की जगह हमने लिखा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a को हम लिखते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो ये तो a माइनस बी हो गया, और फिर यहां पर प्लस माइनस अगर कॉमन ले लें तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। हाँ, यस। अब कहोगे कि सर यहाँ पर क्या माइनस के लगने से कोई चेंज नहीं होगा? बेटा हाँ, माइनस के लगने से चेंज होगा। ये माइनस जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो बी को तो माइनस कर देगा, तो मैंने इधर ले लिया। जब ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देगा। इसका मतलब साइन तो दोनों मिले ना हमें, तो प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो चीज तो वही आएगी ना। अब देखो इस जेड से हम a माइनस बी को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि z इक्वल टू है क्या, a माइनस बी ही तो है। तो z से a माइनस बी कैंसिल हो सकता है, और ये प्लस माइनस जो है ये प्लस माइनस से कैंसिल। तो डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका मतलब यहां पर भी क्या आपको मिला, यहां पर भी क्या मिला, जो आपके एरर्स हैं वो ऐड ही तो हुए। भले ही वो फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन एरर्स आपके क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक। अब देखो तीसरी चीज, अगर मान लो z इक्वल टू है a इंटू बी, अगर z इक्वल टू ए बी है तब क्या होगा? तो पहले इस z को हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a डॉट b प्लस माइनस डेल्टा b। अब पहले थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करो, a का मल्टीप्लाई b में तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। ठीक है, और ये है आपका z प्लस माइनस डेल्टा z। ऐसे हम दोनों साइड में z से डिवाइड कर दें, इसमें भी हम z से डिवाइड करें और इसमें भी हम z से डिवाइड करें, लेकिन z इक्वल टू है तो ए बी ना, तो हमको यहाँ पर ए बी से डिवाइड इधर कर दो, क्योंकि इधर के टर्म सब ए बी के फॉर्म में है, इधर का टर्म z के फॉर्म में है, तो हमने डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू, ये z इक्वल टू ए बी है तो ए बी से तो पूरा ए बी कैंसिल, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस a डेल्टा b में ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा b बाई बी, प्लस माइनस जब ए बी से डिवाइड करेंगे तो b से b कैंसिल, डेल्टा a बाई ए, और प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई बी। इस वाली वैल्यू को हम लोग नियरली इक्वल टू 0 बोल देते हैं। अब कहोगे सर क्यों? क्योंकि डेल्टा a बाई ए इज द फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा b बाई बी इज द फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर जो होते हैं वो 1 से छोटे ही होते हैं हमेशा, ठीक है। और अगर दो वैल्यू 1 से छोटी है, उनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो और छोटी होगी। तो बेटा ये नियरली इक्वल टू, इसको 0 बोल दिया जाता है। ये टर्म आपका नियरली इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। क्लियर हुई बात बेटा ये? इस 1 से 1 कैंसिल, प्लस माइनस से ये प्लस माइनस कैंसिल, तो आपको क्या मिला,
डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसका मतलब जब दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड में है तो उस केस में आपका जो फ्रैक्शनल एरर है वो ऐड हो रहा है। जो आपका फ्रैक्शनल एरर है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये आपका फ्रैक्शनल एरर जो है ये ऐड हो गया। ए का फ्रैक्शनल एरर और बी का फ्रैक्शनल एरर आपका ऐड होके जेड का फ्रैक्शनल एरर बना। अब कहोगे सर हमें डेल्टा जेड निकालना है, तो ठीक है, इस जेड को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया जाए तो आपका ये डेल्टा जेड तो निकल ही जाएगा। तो हमको इस तरह से फॉर्मूला याद रखना होता है कि फ्रैक्शनल एरर जब चीजें मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो फ्रैक्शनल एरर हमारे क्या होते हैं, ऐड होते जाते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा? ये यस कोई दिक्कत इसमें? नो। ठीक। अब देखो अगला, अगर आपके पास चौथी चीज ये है कि z इक्वल टू, अगर मान लो a बाई बी है तो हम इसको लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई b प्लस माइनस डेल्टा b। थोड़ा दोनों में से, इस ऊपर वाले में से a और नीचे वाले में से b कॉमन लो। अगर a कॉमन लोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और जब b कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। ऐसे अब देखो ये a बाई बी इधर हो गया इस तरह से। अब हम दोनों साइड में क्या करें, z से डिवाइड करें, इधर भी z से और इधर भी z इक्वल टू a बाई बी से डिवाइड करें। अब देखो जब इधर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू, अब देखो z इक्वल टू ए बी जो है ये इस ए बी को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और आपके पास क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी की पावर -1, ऐसा आएगा। और बेटा आपको पता है कि डेल्टा बी बाई बी इज लेस देन 1, तो 1 प्लस या माइनस एक्स की पावर n अगर जो होता है तो ये वैल्यू 1 प्लस माइनस एन एक्स हो जाती है। याद है बाइनोमियल थ्योरम में? यस ठीक है, तो इसका मतलब -1 जो है ये अंदर चला जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 में तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी और प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। अब ये टोटल वैल्यू फिर से पुराने वाले तरह से क्या हो जाएगी बेटा, ये दोनों वैल्यू 1 से छोटी हैं तो 0 हो जाएंगी। अब यहां पर क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, इस 1 से ये 1 कैंसिल, प्लस माइनस से ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या हो गया डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी दो चीजें डिवीजन में हैं तो उनमें भी जो एरर हैं उनके रिलेटिव एरर ऐड ही हो गए, तो उसके रिलेटिव एरर क्या हो गए, ऐड होगा। ऐड हो गए।
तो चाहे किसी भी तरीके से आप चीजों को देखो, एरर आपके हमेशा क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, चाहे वो रिलेटिव एरर हो, चाहे वो परसेंटेज एरर आपका जो वो है आपका, अगर उस तरह से एब्सोल्यूट एरर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपके एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आपके जो रिलेटिव एरर हैं वो ऐड हो जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला एक फंक्शन हम और बनाते हैं, अब तो इन्हीं का एप्लीकेशन है। जैसे मान लो कि आपके पास एक फंक्शन पांचवा z इक्वल टू है ए स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर को हम a इंटू ए भी तो बोल सकते हैं ना, यस जैसे a और b में था वैसे ही आपकी चीजें इसमें देखी जाए तो डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा ए प्लस बाई डेल्टा ए बाई ए। तो आप बता दो 2 डेल्टा ए बाई ए हो गया। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है वो आगे आ गई और इस वाले का हमने फ्रैक्शनल एरर यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अगर हम बात करें कि z इक्वल टू ए क्यूब है तो उस केस में डेल्टा z बाई जेड क्या होगा, 3 डेल्टा ए बाई ए होगा। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास z इक्वल टू मान लो लिखा गया ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी की पावर 1/2 ऐसे लिख दिया है, तो आप बताओ इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू, अब a की पावर 3 है ना तो इसका मतलब 3 डेल्टा a बाई ए। चाहे चीजें मल्टीप्लीकेशन में हो डिवीजन में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ ऐड ही होगा। और बी स्क्वायर है तो 2 डेल्टा बी बाई बी, सी की पावर 1 है ना तो ये अपॉन में है तो क्या हो जाएगा, केवल डेल्टा सी बाई सी और प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। क्लियर हुई बात? जो पावर्स होती हैं चाहे वो अपॉन में हो चाहे सब्ट्रैक्ट कुछ में हो, जो पावर्स होती हैं वो पावर आपकी ऊपर चली जाती है। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो निगेटिव हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी हमेशा ये चीज क्या होगी, ये सिंबल हमेशा किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। समझ में आ गई बात बेटा? ये बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं। सक्षम? डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। यस तो अब देखो z इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर सी डी की पावर 1/2 अगर है तो डेल्टा z बाई जेड जो आपका होगा वो क्या होगा, जो 3 यहाँ पे है वो आगे चला गया डेल्टा ए बाई ए, जो 2 है वो यहाँ पे आगे आ गया डेल्टा बी बाई बी, सी की पावर 1 है तो डेल्टा सी बाई सी और डी की पावर 1/2 है तो 1/2 डेल्टा डी बाई डी हो गया। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस ठीक। तो अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से रिलेटेड है, ए क्यूब बी स्क्वायर सी डी की पावर 1/2, तो कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके मेजरमेंट में हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमें बहुत सावधानी से करना पड़ेगा? ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शंस हैं, किसका मेजरमेंट हमें बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा? इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। सर, ये डी वाला। नहीं, ध्यान से देखो,
भाई जो हमें ज्यादा एरर दे सकता है, ज्यादा एरर में कंट्रीब्यूट करेगा, हम उसे अगर बड़ी सावधानी से नापें तो हमारी चीजें कम हो सकती हैं, एरर कम हो सकता है। आप बताओ हमें एरर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? ये कर रहा है ना, क्योंकि इसका एरर कितने टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है। तो अगर इसमें थोड़ा सा भी एरर होगा तो उसका 3 टाइम्स एरर हमारे फाइनल रिजल्ट में जाएगा। तो हमें इस वाले ए को बड़ी सावधानी से मेजरमेंट करना चाहिए। ए का मेजरमेंट बहुत ही हमें एक्यूरेसी के साथ बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। और सबसे कम एरर किसका मिल रहा है? 1/2 किसका हो रहा है एरर? डी का। तो सी डी का को क्या है? सी का, डी का सी का क्या है? सी का तो कुछ नहीं ना। बेटा सी की पावर 1 है ना, तो उसका 1 तो एरर तो 1 बार चला जाएगा ना, और डी की पावर 1/2 है। तो जो अच्छा। एरर यहाँ पे आएगा उसका हाफ हो जाएगा ना फॉर्मूले में यहाँ पे। तो यस सर। इसका मतलब जिसकी पावर जितनी छोटी होगी मैग्नीट्यूड में, प्लस माइनस में ध्यान ना देना कि प्लस माइनस में छोटा हो रहा है, मैग्नीट्यूड में जिसकी पावर छोटी है, प्लस माइनस को भूल जाओ, केवल मैग्नीट्यूड देखो। जिसका मैग्नीट्यूड में जितना छोटा होगा उसका मेजरमेंट अगर आप ऐसे रैंडमली भी कर लो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पावर मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा होगा उसका मेजरमेंट हमें बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा, अदरवाइज वो हमारे सिस्टम में सबसे ज्यादा एरर दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये एरर अगर जितना भी होगा हमारे फॉर्मूले में तो ये 3 गुना तो होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको सावधानी से मेजर किया तो इसका आपका 3 गुना होने से बच जाएगा, नहीं, 3 गुना तो होगा ही होगा। ये डेल्टा ए बाई ए का 3 टाइम्स तो होना ही होना है यहाँ पे। तो अब डेल्टा ए बाई ए जितना सावधानी से मेजर कर लो, जितना कम से कम एरर वहां करो, तो उसका 3 गुना तो और ही ठीक हो जाएगा ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसको डेल्टा ए बाई ए को अगर आपने वैसे रैंडमली नाप दिया और ज्यादा एरर हो गया तो उसमें 3 गुना आपका एरर बढ़ जाएगा और जेड में एरर आपको ज्यादा मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात बेटा ये? यस। ठीक है। तो ये सब पूरी कहानी आपकी किसकी है? एरर एनालिसिस की है। अब थोड़ा सा मैं आपको देखूं कि पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि नहीं है, परसेंटेज एरर और ये सब चीजें। हाँ, क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने एक। अब हम लोग अब इसके बाद हमारा काम जो है वो क्वेश्चंस पे ही है। अब आपके एनसीईआरटी के बुक में भी ये क्वेश्चन पिछले साल था, इस साल तो चूंकि उन्होंने बुक से उस चीज को हटा ही दिया है तो वो वाला क्वेश्चन आपके पास नहीं है। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की बात करता हूँ अब। अच्छा, नई और पुरानी दोनों में चेंज है क्या एनसीईआरटी में? हाँ, एनसीईआरटी में थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन ये ना ध्यान रखना कि नए वाले में ये चीज आ गई है तो ये पार्ट इसमें आपका नहीं है। मतलब जो भी चीजें पुराने वाली बुक में थी उसमें से थोड़ा सा कुछ चेंज करके नई वाली बुक में थोड़ा सिलेबस को कम किया गया है। लेकिन अब जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज कभी भी आपके पुरानी वाली बुक में भी एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन सवाल हमेशा वहां पे मिलते थे। क्यों? क्योंकि वो सब आपके लैब में यूज किए जाते हैं। तो जो भी चीज उन्होंने लैब में करने के लिए दी है और अगर वहां से सिलेबस से हटाया और लैब में वो चीजें हैं तो वो आपके सिलेबस का पार्ट है। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पे खूब सारे सवाल आते थे, पहले भी आते थे, लेकिन सिलेबस में कहीं नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लैब में काम करना होता था। सेम उसी तरह से एरर एनालिसिस का पोर्शन ना इन्होंने हटाया है, लेकिन लैब में तो हर एक एक्सपेरिमेंट में आपको एरर एनालिसिस करनी है ना। तो जब लैब में आप पहला एक्सपेरिमेंट 11th में करने जाओगे तो टीचर्स आपको एरर एनालिसिस के बारे में बताता है कि भाई एरर कैसे हम मेजर करते हैं, क्या होता है, सारी चीज बताता है। तो अब जब लैब में आपको करने के लिए कहा ही जा रहा है तो आपको थ्योरी में उसको वहां से हटा दिया है। तो इस तरीके से केवल हटाया क्या है इन्होंने, जो आपके एडिशनल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के उसको हटा दिए। बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं थे, जेईई एडवांस के लिए भी उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं था क्वेश्चंस, वैसे बहुत ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे होने चाहिए, मतलब वो उसके एडिशनल एक्सरसाइज में। तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, हटा ही दिया। इस बार हर एक चैप्टर के एडिशनल एक्सरसाइज के सवाल को हटा दिया है, प्लस कुछ क्वेश्चंस की संख्या को कम किया है, बाकी कुछ चीजें चेंज नहीं किया है। ठीक है। और जो चीज आपको हटी है वो कहीं ना कहीं लैब में जाके चली गई है।
जो लैब में अगर है इसका मतलब सिलेबस में वो है। अब देखो एक क्वेश्चन हमने आपको पिछली बार कराया था, लेंथ ऑफ द रॉड इज 6 ± 0.6 सेंटीमीटर, फाइंड द रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये वाला क्वेश्चन कराया था, याद है? देखो ये वाला सवाल, हाँ ये वाला क्वेश्चन कराया था यहाँ पे। तो इसका कैसे रिलेटिव एरर और कैसे परसेंटेज एरर निकालेंगे ये काम कराया था। अब देखो एक बड़ा अच्छा सा सवाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से और इस क्वेश्चन को समझ लो। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हम सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ना, उसका टाइम पीरियड हम लोगों ने मेजर किया, ठीक है। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग टर्न्स आउट टू बी, जो आपने मेजरमेंट किया उसमें रीडिंग आई है, एक रीडिंग लोगों को मिली 2.63 सेकेंड, दूसरी रीडिंग मिली 2.56 सेकेंड, तीसरी रीडिंग मिली 2.42 सेकेंड, चौथी रीडिंग मिली 2.71 सेकेंड और पांचवी रीडिंग मिली 2.80 सेकेंड। जैसे आपने टाइम पीरियड लैब में गए और टाइम पीरियड आपने मेजर किया सिंपल पेंडुलम का और 5 बार एक्सपेरिमेंट किया और 5 आपके सामने रीडिंग आ गई, तो आप बताओ उसका टाइम पीरियड कितना बताओगे। तो क्वेश्चन आपका क्या है, इतने आपके पास आ गए, 5 रीडिंग्स आपने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का मेजरमेंट करने के लिए 5 रीडिंग्स लिया। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। क्वेश्चन है कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद आपका रिलेटिव एरर, एंड परसेंटेज एरर। ये आपका सवाल है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। वो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन में, अच्छा ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दें? हाँ बस ऐसे ही तो है आपका, बस ये समझ लो ना कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का मेजरमेंट किया और 5 रीडिंग्स किसी आदमी ने निकाली और वो कहा जा रहा है कि उसका एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर बताइए टाइम पीरियड के मेजरमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे लिखा है और आपके उस वाले जो सीट है ना क्लास प्रैक्टिस सीट, उसमें ये क्वेश्चन है, वहां पर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। सर ट्रू वैल्यू तो इसमें नहीं दिया है। नहीं दिया है तो आप याद करो, मैंने एक बात बताई थी कि इन एब्सेंस ऑफ, देखो पीछे देखो मैंने बताया था, इन एब्सेंस ऑफ ट्रू वैल्यू वी विल यूज ए बार इन द प्लेस ऑफ ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू को ही हम क्या मानेंगे, ट्रू वैल्यू। क्लियर? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, ए बार। ए बार बताओ क्या होगा, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो ये सवाल ऐसा था ना कि इसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग गलतियां करते थे, खूब गलतियां करते थे। और क्यों गलतियां करते थे उसका रीजन मतलब लोग समझ नहीं पाते थे, बस वो करते और बता। मान लो कि एनसीईआरटी ने इसका आंसर जो दिया है उस आंसर को लोग बच्चों को जस्टिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि भाई इसका आंसर क्यों ऐसा आ गया। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये मेजरमेंट के रिजल्ट्स हैं, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में भी लिखे गए हैं ये। अब अगर एडिशन हो रहा है तो एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में बात किया जाए तो आप बताओ एडिशन हो रहा है और डेसिमल के बाद सब में 2-2 प्लेस हैं, तो फाइनल आंसर में डेसिमल में कितने प्लेस होने चाहिए, सर 2 प्लेस होने चाहिए। तो पहले आप इन सबको ऐड करो, कैलकुलेटर से ऐड कर लो या आप जैसे करना चाहो कर लो, हम इसको कैलकुलेटर से कर दे रहे हैं। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस
2.71 प्लस 2.80 इतना आ गया डिवाइडेड बाय 5। आंसर आ गया आपका 2.624 सेकेंड। अब डेसिमल में कितने प्लेस हो गए? 3। यस लेकिन हमारे पास डेसिमल कितने प्लेस होने चाहिए? 2। तो हम ए बार क्या लिखेंगे? 2.62 सेकेंड। आपको ए बार तो मिल गया, ट्रू वैल्यू एक तरीके से मिल गई। अब आपको क्या करना होगा? एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा। तो डेल्टा A1 इक्वल टू हम लिखेंगे A1 माइनस ए बार और 2.63 माइनस 2.62 ऐसे लिखेंगे। इस वाली वैल्यू में से मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0.01। डेल्टा A2 क्या हो जाएगा? A2 माइनस ए बार और ये हो जाएगा 2.56 माइनस 2.62। क्या आ जाएगा बेटा? ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 0.06 सब सेकंड में आएंगे क्योंकि सब वैल्यू सेकंड में है। डेल्टा A3 क्या होगा? A3 माइनस ए बार। अब A3 माइनस ए बार 2.42 माइनस 2.62 कितना आ जाएगा? माइनस 0.20 माइनस 0.20 सेकेंड। डेल्टा A4 कितना आ जाएगा? A4 माइनस ए बार 2.71 माइनस 2.62 कितना आ जाएगा? 0.09 सेकेंड। एंड डेल्टा A5 इक्वल टू A5 माइनस ए बार और ये 2.80 माइनस 2.62 ये कितना आ जाएगा? 0.18 सेकेंड। ऐसा आएगा। यस अब अगर हम बात करें इससे डेल्टा ए बार निकालने के लिए, तो चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो निगेटिव हो, आपका क्या करना होता है? सबको ऐड ही करना होता है। याद करिए, ये बात मैंने बताई थी पीछे, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते समय मीन एब्सोल्यूट एरर सबका मॉड लेके काम करना है, सबका मॉड लेना है, चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं, सबको हमें क्या करना है? ऐड ही करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको डेल्टा ए बार क्या हो जाएगा? 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 5। अब थोड़ा सा बताओ इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? सर ये माइनस में आया तो इसको माइनस में ना लिखेंगे? नहीं बेटा, एरर्स है। अभी बताया ना कि एरर सबकी, अभी आपने देखा कि एरर सारे ऐड होते हैं ना। यस सर। डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी सब ऐड हो रहे थे ना। सर नहीं, जैसे अगर वो फॉर्मूला तो ऐसे, अगर डेल्टा बी की वैल्यू माइनस में ऐसे रख देंगे तब गलत, तब तो वैसे हो जाए। गलत हो जाएगा बेटा ना। हम लोग डेल्टा ए का मतलब ये होता है ना, हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर खोजना चाहते हैं ना। तो भाई ये माइनस में है तो भाई कहीं ना कहीं वो तो प्लस में भी एक बार जाएगा ना वो। अच्छा। तो हम लोग सबको प्लस करके देख लेते हैं। यस। और ये 0.01 प्लस 0.2 एंड नहीं नहीं 0.12 0.06 प्लस 0.20 0.54 नहीं भाई, अच्छा पूरे पूरे को कर रहे हो, प्लस 0.09 और प्लस 0.18 0.01 0.06 0.20 0.09 0.18 0.54 ठीक है, इतना आया और डिवाइडेड बाई 5 किया तो ये आ गया 0.108। कहानी यहीं से शुरू होती है। डेल्टा ए बार
अब आप बताओ ये सारी वैल्यू डेसिमल के कितने प्लेस तक हैं? 2 प्लेस तक है ना। तो क्या लिखेंगे हम? 0.11 लिखेंगे। यस और दूसरी चीज ये है कि बेटा ये सब तो एरर हैं। एरर में तो हमेशा डाउटफुल फिगर होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर तो आपके एक्यूरेट फिगर तो होते ही नहीं। यस ठीक है, इसका मतलब चाहे 1 हो या 1 हो या 108 हो, सारे के सारे डाउटफुल ही। एरर में कोई एक्यूरेट फिगर नहीं होता है। तो अब अगर इस तरीके से चीजें आई हैं तो अब थोड़ा ध्यान से देखो क्या है। अगर हम ऐसे अब लिखेंगे, इस रीडिंग को, इसको और इसको मिला के हम लिखने जा रहे हैं, तो वो अगर हम लिखें कि ए की वैल्यू लोग ऐसे रिपोर्ट करेंगे, ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, और ये हो जाएगा 2.62 प्लस माइनस 0.11। यहीं पर खेल बदलता है। 2.20 प्लस 0.11 सेकेंड, यहीं पर चीजें बदलती हैं। अब आप बताओ, ये और ये दोनों के दोनों आपके, जब ये 1, थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं, जब आपका ये 1 इस 6 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा और ये 1 इस 2 के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, तो इन दोनों को तो डाउटफुल बनाएगा ना, क्योंकि ये 1 ऐड भी होगा सब्ट्रैक्ट भी होगा। इसका मतलब इस प्लेस को वो वैल्यू को डाउटफुल क्रिएट कर देगा। इसका मतलब आपके इस मेजरमेंट में कितने डाउटफुल फिगर हो गए? 2 हो गए। और उस समय इस रीडिंग को लिखने का अच्छा तरीका क्या होगा? 2.6 प्लस माइनस 0.1। हम 2 डाउटफुल फिगर नहीं लेंगे, हम 1 लेंगे। ठीक है, तो अगर हम वहीं पे डाउटफुल फिगर एक हटा दें तो कहाँ पे? जैसे जो एवरेज एरर आया, हाँ, तो वहीं पे जैसे 0.11 2 एरर हैं डाउटफुल। डाउटफुल तो 1 कर दें, तो हमको यहां पर भी तो अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0.1 है तो वो 6 को टारगेट करेगा ना वो। इसका मतलब 6 को डाउटफुल कर देगा, तो हमें 6 में भी चेंज, उसको भी हम वहां से हटाना पड़ता। अगर वो 2 की जगह 7 होता ना, तो 2.6 की जगह 2.7 करना होता, लेकिन वो 2 था इसलिए हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया। क्लियर हुई बात बेटा? ये तो इस वाली चीज से ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं ये लिख दूं 6.67234 प्लस माइनस 0.224, हाँ 0.00085 इंटू 10 की पावर -11। मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितने हैं, आपका जवाब क्या होगा? बहुत से लोग इसको काउंट कर देंगे सिग्निफिकेंट 2 फिगर में। होगा, हाँ, डायरेक्टली कहेंगे 2 होगा। कितना होगा? 2 एक एक्यूरेट फिगर लेंगे, एक डाउटफुल फिगर लेंगे। ध्यान से देखो, सिग्निफिकेंट फिगर हम इसमें देते हैं, एरर में तो हमेशा डाउटफुल होते हैं। बेटा इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर अभी दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं। यस लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखो, जब 8 5, जब इस 8 का एसोसिएशन 4 से होगा तो ये 4 को डाउटफुल क्रिएट करेगा, और 5 का एसोसिएशन 2 से होगा तो ये 2 को डाउटफुल करेगा। मतलब ये भी डाउटफुल और ये भी डाउटफुल। तो हम सारे एक्यूरेट और एक डाउटफुल लेते हैं ना, तो हमारे सर, पास तो नंबर ये आप, 0 जब ऐड करेंगे तो वो नहीं हो जाएगा डाउटफुल? बेटा ये कहाँ, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होते ही नहीं। और प्लस ये तो हमारा एरर है। एरर में हम केवल डाउटफुल की ही बात करते हैं, एरर में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं गिनते हैं हम लोग। हमेशा अपनी रीडिंग में, रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर गिनते हैं। ड्यू टू एरर सिग्निफिकेंट फिगर में ही तो चेंज डाउटफुल फिगर आता है। भाई डाउटफुल फिगर हमारे रिजल्ट में क्यों आता है? एरर की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से ही तो डाउटफुल आता है। तो हम डाउटफुल तो एक ही लेने की परमिशन हमको मिली है ना। यस तो बेटा अब आप बताइए, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 2 4 2 6, देखने में लोगों को लगेंगे 7,
लेकिन एक्चुअल में क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर 6। जैसे सर अगर ऐसे कभी दिया रहेगा 0 और उसके आगे वो सिग्निफिकेंट फिगर दिया, डाउटफुल फिगर दिया रहेगा, तो हम हाँ, 0 को कभी डाउटफुल फिगर नहीं लेंगे। शुरुआत में ना ये वाला। यस सर। बेटा आप तो बताया था मैंने, तो दूसरा तीसरा रूल ही है एनसीईआरटी का कि इनिशियल जीरोज आर नॉन, मतलब नॉन वो सिग्निफिकेंट। सर रूल याद है वो वाला। हाँ तो जैसे ये डाउट, मुझे लगा 0 भी डाउटफुल फिगर होगा। हाँ, मुझे लगा ये 0 भी डाउटफुल फिगर होगा नहीं 8 की नहीं 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 तरह, नहीं एरर नहीं है तो। नहीं नहीं, वो तो ये बता रहा है ना कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हो, वो मेजर इंस्ट्रूमेंट आपके डेसिमल के 5वें 6वें प्लेस तक रीडिंग दे रहा है। अच्छा। समझ में आई बात ये? यस। क्लियर? यस। ठीक। तो अब इस बात को समझ में आ गया कि लोग इसमें अगर पूछ दें कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो जवाब क्या होगा बेटा, ये 1 इसको डाउटफुल और ये 1 इसको डाउटफुल करेगा, तो एक एक्यूरेट और एक डाउटफुल लेके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 बताएंगे, न कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, देखने में आपको 2.62 है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर, और लोग बताते भी हैं कि आपका एरर तो हमेशा डाउटफुल होता है, बस केवल आपका जो रीडिंग है उसी सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। हम लोग कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में उसका एरर प्लस माइनस करके लिखते थे क्या? बोलो। तो क्या? कभी भी हम लोग जब एरर, वो सिग्निफिकेंट फिगर देखते थे किसी नंबर का, तो उसमें उसका एरर प्लस माइनस करके लिखते थे? नो सर। नहीं लिखते थे। लेकिन एक नया तरीका ये भी है कि आप किसी रीडिंग को ऐसे रिपोर्ट करो, मतलब उसका वैल्यू प्लस माइनस उसका एरर, और उसमें आपसे अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछ ले तब बच्चे फंस जाएंगे। 90% बच्चा इसका जवाब देगा कि सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। ठीक है? और अगर आप इसको देख के अगर तुमने आंसर दे दिया, तो हो सकता है कि इसमें वो क्वेश्चन कहे कि यार इसमें 2 ही है, तो इसमें भी 2 ही होंगे, तो आपका आंसर तो 2 हो गया। लेकिन अगर ये रीडिंग कहीं ऐसे लिख दी गई हो 2.62 प्लस माइनस 0.1111 ऐसे लिख दिया हो, तब तो आप इस वाले को देखोगे और इसको कहोगे कि इसमें 3 है, तो इसमें भी आपके पास 3 है, तब तो आप ये बोलोगे ना। लेकिन ये जब प्लस माइनस के आगे जो भी लिखा होता है ये है एरर, और एरर हमेशा क्या होते हैं, डाउटफुल डाउटफुल। फिगर। चाहे कितने भी नंबर लिख दो सब डाउटफुल होंगे, और ये इसको डाउटफुल क्रिएट करेगा, ये इसको करेगा, और इसके आगे वाले सब इसको डाउटफुल क्रिएट करेंगे। ठीक है बेटा? सर अगर 12 माइनस 0.11 दिया होता? 12 माइनस या प्लस यस सर। 0.11 11। दिया हो, अगर ऐसा दिया हो, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, 12.00 प्लस माइनस 0.11। अब बेटा ये वाला 0 1 इसको क्रिएट करेगा, ये इसको करेगा, तो हम उस केस में क्या लिखेंगे, डाउटफुल फिगर, अपने सिग्निफिकेंट फिगर 3 देंगे। समझ में आई बात बेटा ये? यस। ठीक। तो 12 प्लस माइनस 0.11 दिया हो तो हम सिग्निफिकेंट फिगर 3 बताएंगे तब। और ये सब सिग्निफिकेंट फिगर के बड़े अच्छे सवाल हैं, तो ऐसे सवाल बच्चे से ना कराए जाते हैं ना करते हैं। क्लियर हुई बात बेटा ये? तो अब हम लोगों ने अपनी जो रीडिंग है उस रीडिंग को क्या बोल दिया, a इक्वल टू 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। ए हमारा आ गया 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। अब अगर ऐसा ए हो गया तो आप बताओ, पहले आपका एब्सोल्यूट एरर तो निकल गया, अब बात करते हैं रिलेटिव एरर। डेल्टा ए क्या होगा, ये वाली वैल्यू अपान ये वाली वैल्यू, 0.1 अपान 2.6। बता दो 0.1 अपान 2.6 कितना हो गया? जीरो 0.1 डिवाइडेड बाई 2.6
और ये आ गया 0.0384 ऐसे आ गया। अब बेटा यहाँ पर अगर आपके पास एक वैल्यू है ये और ये दो वैल्यूज हैं तो हमको एक ही में आंसर देना होगा, तो हम इसको नियर अबाउट 0.04 बोल देंगे। 84 को इधर वाली चीज को हम हटा देंगे, इतना आ जाएगा। तो आपका रिलेटिव एरर 0.04 और इसका परसेंटेज एरर लिखना होगा तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो बस 4%, बस इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। रिलेटिव एरर जो भी आता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका परसेंटेज एरर निकल गया। क्लियर हुई बात बेटा? ये जैसे इसको Yes. 1/25 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ किसको? करके। ये जो 0.1/2.6 लिखते हैं। राउंड ऑफ करके 1/25। हाँ, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन भले आसान हो जाएगा, वो अलग बात है। वो चीज जैसे मान लो कि अब तो तुमने बात कही ना, उसको लोग बताते हैं नीट में कि हाँ थोड़ा सा हम इसको ऐसा कर ले तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपने इसको कम किया तो ये वैल्यू थोड़ी ऐसी ज्यादा बढ़ गई कि इसमें आप करने पर अगर, क्योंकि भाई आपने इसकी वैल्यू कम किया तो यहाँ पर ये वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो बढ़ेगी, मान लो बढ़ने के बाद अगर ये 3 के जगह पर 4 आ गया और इधर की वैल्यू ऐसी आ गई कि उसका अप्रोक्सीमेशन करने पर वो 5 हो गया, तो आपका 0.04 की जगह 0.05 आ जाएगा तब ना। समझ में आई बात ये? तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब आप कर सकते हो ऐसा जिससे कि कैलकुलेशन भाई 0.1/0.2 ये 25 करेंगे तो उसमें जल्दी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन ये है कि अगर मान लो कि 2.6 की जगह 2.8 होता और 1 से करते तो उस केस में गलती होने के चांसेस हो जाते। जैसे 25 के आसपास है तो हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि नीट में देखो सवाल की संख्या ज्यादा होती है ना, 1 मिनट में लगभग एक सवाल करने होते हैं, तो कैलकुलेशन बच्चा थोड़ा सा इजी करने के लिए कुछ उसमें शॉर्ट ट्रिक्स अपनाता है, तो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन भी थोड़ा दूर आता है तो हाँ वो रहता है, वो ऐसा guess रहता कर है सकते कि आप उसको गेस करके काम कर ले जाओ, वैसा रहता है नीट में, ऐसा होता है। और जेईई मेंस में ऐसा नहीं होता है, एडवांस में तो बिल्कुल नहीं होता है, उसमें आपको सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपका आंसर दूर दूर है तो आप गेस कर लो, शॉर्ट मतलब आप उसको आंसर का एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। लेकिन नीट में बहुत सवाल आंसर एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा कि ये नहीं हाँ, होगा। क्योंकि उसमें सवाल की संख्या ज्यादा होती है ना और समय कम होता है, तो आपको इस तरह के सवाल ऐसे बनाए जाएंगे कि जिससे कि आप आंसर एलिमिनेशन भी यूज कर लो, ठीक है। तो ये सवाल आपका एक तरीके से अच्छा सवाल था। और अब देखो जैसे क्वेश्चन आपके, और मैंने सारे सवाल इस तरह से आपके उसमें दिए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, और ये है कि द रेजिस्टेंस R इक्वल टू V/I। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता दिया, वेयर V इक्वल टू, उन्होंने बोला है सब कुछ गिवन है, V इक्वल टू 100 ± 5 वोल्ट ऐसे लिखा है, एंड I इक्वल टू 10 ± 0.2 एम्पियर ऐसे दिया है। फाइंड परसेंटेज एरर इन R। R में परसेंटेज एरर बताइए। तो पहले R में आपका क्या निकालेंगे? रिलेटिव एरर। V/I है तो आप बताओ डेल्टा R बाई R क्या होगा? डेल्टा V बाई B, डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I, ठीक है। डेल्टा V बाई V क्या होगा? 5/100 प्लस डेल्टा I बाई I क्या होगा? 0.2/10 ऐसा हो गया। अब कैलकुलेशन में ना फंसो, आपको परसेंटेज एरर करना है ना। डेल्टा R बाई R इंटू 100 करेंगे तब ना आएगा, तो इन सब में 100 से मल्टीप्लाई करो ना, 5/100 इंटू 100, और ये सब सवाल जबानी हो जाते हैं। 0.2 इंटू 100/10, इस 100 से 100 कैंसिल, केवल 5 बचा यहाँ पे, और एक 0 से 0 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई किया तो 0.2 इंटू 10 तो 2 बचा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 + 2 7%। R में एरर कितना आ गया? 7%, 7%। ठीक है।
यस क्लियर हो गई बात बेटा ये? यस सर। अब देखो एक सवाल आपको और दिया है ऐसे ही, और एनसीईआरटी का सवाल ये भी है, और पुराने वाले बुक में, नए वाले बुक में तो अब है भी नहीं सवाल ये। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो क्वेश्चन आपको ये दिया है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू 2 पाई, सब कुछ गिवन है, अंडर रूट एल बाई जी। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज, एल की मेजर्ड वैल्यू दी गई है कितना, 20.0 सेंटीमीटर, और नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी तक ये है, तो बेटा इसको हम 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20.0 प्लस माइनस 0.1, ऐसा लिख सकते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें जो एरर हो सकता है 0.1 तक ही चीजें आ सकती हैं वो। यस ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लिया। और इसके बाद आपको क्या बोला गया था, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड्स। मतलब आपको टी 100 दिया है, 100 ऑसिलेशन का समय दिया है 90 सेकेंड। ठीक है, और इसके साथ साथ बोला गया है यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। इसका मतलब उस रिस्ट वॉच का रिजोल्यूशन 1 सेकेंड है, तो आपका जो मैक्सिमम एरर होगा 1 सेकेंड के रेंज का होगा। तो इसको अगर हम एरर के फॉर्म में बात करें तो 90 सेकेंड प्लस माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड का आपका एरर होगा। और किसमें है, 100 ऑसिलेशन का। तो बेटा अगर 1 ऑसिलेशन की बात किया जाए तो क्या आ जाएगा, 90 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां पर भी 100 और डिवाइडेड बाई यहां पर भी 100 इनटू सेकेंड। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने बस बता दिया आपको कि 90 मतलब 100 ऑसिलेशन का ये टाइम है 90 सेकेंड, और उसमें एरर कितना है, 1 सेकेंड का एरर है। तो अगर हम 1 सेकेंड 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालें तो वो ये होगा, और उसमें एरर इतना होगा। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, मतलब जी को मेजर करने में क्या एक्यूरेसी होगी। तो भाई एक्यूरेसी है, इसका मतलब कितना एरर है पहले ये पता कर लो, तो बाकी बचा हुआ एक्यूरेसी हो जाएगी। अगर मान लो एरर आ गया 10% तो एक्यूरेसी हो गई 90%। क्लियर हुई बात बेटा ये? इसको तो हम ऐसे राइट करें ना, डेल्टा टी बाई टी इज किसको? इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल। हाँ देखो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, पहले हमें जी की बात करनी है, तो जी का फॉर्मूला बनाएंगे ना हम लोग। जी का फॉर्मूला बनाओ, यहां से दोनों तरफ को स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एल बाई जी होगा, और यहां से जी इक्वल टू 4 पाई एल अपॉन टी स्क्वायर, और 4 हमें पाई जी कांस्टेंट है। कोई मतलब नहीं है उसका, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। बस खत्म हो गया सवाल ये। अब आप बताओ, डेल्टा एल यहां पर है और एल ये है, 0.1 अपॉन 20.0 प्लस 2। अब कहोगे कि सर मैं ये वाली वैल्यू लेना चाहता हूं, भाई ले लो, 1 अपॉन 100 डिवाइड बाई 90 अपॉन 100 करोगे तो 100 से 100 कैंसिल, या आप इसमें देख लो, जब आपका इसमें दोनों में 100 से डिवाइड होना है तो एरर आप चाहो तो 90 सेकेंड का भी ले लो, या फिर 1 सेकेंड के साथ देखो, मैथमेटिक्स में कहीं पे कोई चेंज नहीं आने वाला है। समझ में आई बात? तो अगर मान लो ऐसे सवालों में 100 सेकंड का दिए तो आप 100 से 1 सेकंड का निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसी से आप काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी आप इसको लोगे और आप टी इसको लोगे,
तो डेल्टा टी बाई टी करोगे 1/100 डिवाइड बाई 90/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा ना, 1/90 ही तो आ जाएगा। बोलो। यस। तो हम इसी पर काम कर लें, कोई जरूरत थोड़े है कि हम उसका वो काम करें। अब इसके बाद डेल्टा जी बाई जी आपने ऐसे देख लिया, तो अगर अब इसमें हम परसेंटेज निकाल दें, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देख लो कितना आ जाएगा। देखो ये जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से 20 का कैंसिलेशन हो जाएगा 5, और 5 इंटू 1 करेंगे तो 0.5 प्लस 2 इंटू 1/9 इंटू 100 होगा, तो वहां पर 0 से 0 कैंसिल, 10/9 20/9 आ जाएगा। इसको हम लिख दें 20/9, ऐसे लिख सकते हैं क्या सीधे? हमने 100 से मल्टीप्लाई करके काम किया बेटा। 7.5 समझ में आएगा? 2.7% एरर आएगा। हाँ, तो ये 20/9 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, 2.7% एरर, ऐसे आ गया। Yes. क्लियर हुई बात ये? तो अब इसमें अगर लीस्ट डेसिमल प्लेस रूल लगाएंगे ना, क्या रूल जैसे कि 20/9 को डिवाइड करेंगे तो 2.22 ऐसे आएगा, बार में आ जाएगा। हाँ तब यहाँ पे हम लिस्ट डेसिमल प्लेस लगाएंगे तब। हाँ, लिस्ट डेसिमल प्लेस नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे ना, पहले तो ये डिवीजन है, तो डिवीजन में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 20 में 1 है, और ये 9 में, मान लो 20 में 2 है, 9 में 1 है, तो कितना हो गया आपके पास? एक आंसर तक देना चाहिए, ये इसको हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना चाहिए। यस। और उसके बाद 0.5 है, तो इसका डेसिमल प्लेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं होगा। इसमें अगर डेसिमल प्लेस है तो इसीलिए इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख लेंगे, नियर अबाउट 3%। और ये सब जानते हो क्या है, प्योर ऑब्जर्वेशन है बेटा, बस प्योर एक तरीके से ना रूल का गेम है। एक्चुअल में जहां पर 2.7% एरर है, उसको आप अगर 3 मान लो तो मंगलयान तो कभी लॉन्च नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? ये यस। आपने 0.3 का छोड़ दिया ऐसे, बस रूल के चक्कर में छूट गया वो। तो सिग्निफिकेंट फिगर बस केवल इस चैप्टर के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछने के लिए ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर का हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं है। हम 2.7 को अगर 3% मानना करें तो 0.3% का हम लोग आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में 0.3 को हम 3 में 0.3 को अगर हटा दिया करें, तो कोई हटा रहा है क्या? 3 में आप 0.3 हटा दो, मतलब आपने 3 में 0.3 हटा दिया, 10% हटा दिया आपने। 300 रुपए में 30 रुपए आपने छोड़ दिया किसी का, कोई छोड़ता है ऐसे दौर में? नो सर। तो समझ में आई बात? ये तो ये बस केवल प्योर एक रूल है, आपको बस केवल आंसर देने के लिए, और इसका कहीं बहुत ज्यादा यूज नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी में भी यूज नहीं है। टेक्नोलॉजी अगर इस तरह के चीजें करने लगे तो फिर तब तो चल चुकी टेक्नोलॉजी। तो जैसे 20 में तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 20 9 में 1 और 9 में भी 1 ही है, यस सर। तो हमारा आंसर तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसमें देना चाहिए। यस सर। और 1 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब डेसिमल में भी अगर चीजें होंगी, और देखो ये 9.20/9 है, तो 9 दूनी 18, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमको बस डेसिमल तो हटा के बात करना होगा, और जो भी आएगा उसको इसके साथ जब ऐड करेंगे तो इसमें डेसिमल का 1 प्लेस है और इसमें डेसिमल का कोई प्लेस नहीं, तो हमारे आंसर में डेसिमल का कोई प्लेस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? यस। जैसे मान लो 20/9 की मैं वैल्यू पहले लिख रहा हूं, 20/9 एग्जैक्ट वैल्यू में लिख दे रहा हूं, 20/9 2.22 आ रहा है, तो पहले हमने इसको लिखा 2.22, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट करके हम क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा, और इसको अप्रोक्सीमेट करके हमें क्या लिखना होगा, 5 लिखना होगा। समझ में आई बात? ये इसे हम क्या करेंगे, 0.5, और इसके बाद जब हम इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। अब बेटा अगर 5 है और ये 2 है, तो उस केस में हमको क्या करना होगा, 0.5 जो है इसको अगर हमें देखेंगे तो 2.5,
और उस केस में आप बताइए कि अगर हम इसे राउंड ऑफ करें इस वाली चीज को तो क्या लिख देंगे? 3% इसको लिख सकते हैं। यस ठीक, तो ये चीजें हमने ऐसे काम कर लिया। अब बताया ना आपको कि ये बस केवल आपकी किताबों में बस जानने समझने के लिए है, सवाल पूछने के लिए ही सिग्निफिकेंट फिगर का मुझे लगता है कि रोल है, उससे ज्यादा कहीं पर रोल दिखता नहीं है इसका। आगे की टेक्नोलॉजी में कहीं कोई रोल नहीं दिखता है बेटा इसका, क्योंकि आज हम लोग एक्यूरेसी के जमाने में हैं कि हम बहुत एक्यूरेटली चीजें करें, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर के चक्कर में हम लोग बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जा रहा है कि कोई 17,265 है और कहा जा रहा 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो, तो 17,000 हो जाता है, वो 265 गायब हो जाता है। आज के दौर में आप ऑनलाइन सामान खरीदो 17,265 का है, 265 क्या राउंड ऑफ करके लेंगे? वो 17,265.23 रुपया होगा तो वो भी लेंगे। समझ में आ गई बात ये? यस ठीक, तो इस तरीके से अब जो सवाल दिए थे वो हो जाएंगे। यस ठीक, तो अब उन सवालों को कर लेना एक बार तुम लोग, और किसी दिन फिर समय निकाल के हम इसके क्वेश्चंस की वो करा देंगे, मतलब इसका प्रॉब्लम सेशन एक कर देंगे हम, और इसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास शुरू करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। ठीक, और इसके क्वेश्चंस आप करते रहना, और इसमें एक दिन प्रॉब्लम सेशन बताना, जिस दिन जब आपके पास इकट्ठा क्वेश्चन हो जाए तो हम असाइनमेंट के और क्लास प्रैक्टिस शीट के सवाल जो हैं वो हम डिस्कस कर देंगे एक दिन। ठीक, यस वो सब नहीं बताएंगे जो वर्नियर कैलिपर ये सब? वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज असल में ना वो कोचिंग में छूटा हुआ है, घर पे है नहीं अभी मेरे पास, नहीं तो हम दिखा के उसको बताते पूरी चीज। ठीक, तो हम किसी दिन लेते आएंगे तो उसको बता देंगे। उसमें तो वही सब जरूरी है ना, लिस्ट काउंट ये सब? हाँ, लिस्ट काउंट जरूरी है वो। ठीक है, ठीक। हम उसको किसी दिन अलग से, मान लो संडे को ना, जैसे अभी इस संडे को तो हम वो करेंगे इनइक्वालिटी वाली क्लास कंप्लीट कर देंगे, एक क्लास हुई थी उस दिन संडे को, एक बची है। उसके बाद फिर अगले संडे को किसी दिन हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो इस तरह की जो एडिशनल चीजें हैं ना वो हम लोग संडे संडे कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक। ठीक है, ठीक, चलो फिर तो क्लास ऑफ करें। यस हाँ, और सारे सवाल अब कर लेना, बहुत आसान आसान सवाल हैं। यस एनसीईआरटी के कुछ सवाल फंसाएंगे क्योंकि लैंग्वेज में फंसाते हैं वो लोग, तो लैंग्वेज में कुछ फंसोगे तो अपना देख लेना उसे, जहां पर जो चीज ना आए उसको मार्क कर लेना और पूछ लिया करना उससे। ठीक, एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा? हाँ, एनसीईआरटी का रीडिंग भी करना पड़ेगा? नहीं कोई जरूरत नहीं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमने इस पे दे तो दिए हैं क्लास प्रैक्टिस शीट में। ठीक है, और असर्शन रीजन भी उसी में है? हाँ, प्रैक्टिस सब शीट कुछ, हाँ वो उसमें दिया है, असर्शन रीजन हमने असाइनमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। ठीक है, चलो।